का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुरकुर क्लासेस में आज हम इस वीडियो में गणित के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 3 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले शुद्ध दूध की एक निश्चित मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को पहले के समान मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाया जाता है तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी। तो आपको टोटल पहले वाली मात्रा दूध की बतानी है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो आपको इसको एक तरीका होता है करने का कि जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने मिलाया है उसको ऊपर रखेंगे। क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट जो पहले था जो मुझे निकालना है उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है परसेंट में वो निकल कर आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी जानकारी दे रखी है फॉर्मूले सवाल में इसमें रख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना मिलाया है ज़रा बताइएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या 5 मिलाया है, ठीक है। पुरानी मात्रा कितनी थी दूध की शुद्ध मात्रा वो पूछी गई है। और यहाँ परसेंटेज जो प्रॉफिट निकल कर आता है ये सवाल में 20 दे रखा है, इसको 20 को यहाँ रखूँगा परसेंट में। अब इसको सॉल्व करेंगे ज़रा। परसेंट को मैं हटाऊँगा, नीचे कितना लिखूँगा 100 लिखूँगा। और ये क्या बताइए 20% जो होगा क्या वो 1/5 होगा क्या? और x की वैल्यू निकल कर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँगा तो x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो 25 निकल कर आएगी। 5 गुणा 5 ऐसे क्रॉस करके होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x बराबर आ जाएगा 25। तो मेरी पुरानी शुद्ध मात्रा जो दूध की थी वो कितनी थी? 25 लीटर थी। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टंकी में एक छेद होने के कारण यह 8 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को खोला जाता है जो टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, यानी दूसरा नल है वो। और जब ये दोनों नल खोल दी जाती हैं तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, धारता क्या है? देखिए यहाँ पर पहले टंकी की बात करें तो ये खाली करने वाला नल है, और ये 8 घंटे लेता है। और जो दूसरा नल है जब ये इसके साथ खोला जाता है यानी भरने वाला, तब इसे 12 घंटे लगते हैं। तो क्या बताइए, मैं यहाँ एलसीएम लेके पूरा काम निकाल सकता हूँ। और एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 24 आएगा। जब एलसीएम आ जाएगा तो 8 का भाग 24 में देंगे। एक की खाली करने की क्षमता आएगी 3 और दोनों की मिलाकर खाली करने की जो क्षमता आएगी वो आएगी 2। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये वाला जो नल है बी जो है वो है भरने वाला। अब यहाँ से हम दोनों की क्षमता निकाल सकते हैं कि एक ही क्षमता तो सवाल में कितनी निकल कर आई है? एक ही क्षमता निकल कर आई है सवाल में, एक सेकेंड, 3 ये खाली करने की है। और दोनों की मिलाकर अगर 2 आ रही है इसका मतलब बी 1 घंटे में एक भर रहा होगा यहाँ पे, तभी तो दोनों की मिलाकर 2 आई है। अच्छा, तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर इस 24 काम को पूरे को अकेले बी पे कराते हम तो अपनी क्षमता से क्या यह 24 घंटे लेता, ठीक है, 24 घंटे लेता। अच्छा, तो ये बी जो है वो पूरी टंकी को भरता कैसे है? तो इसकी जो रेट है वो है 1 मिनट में 6 लीटर भरने की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 मिनट में कितना भरता है? ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। और ये 24 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 24 मिनट में यानी 1 घंटे, 24 नहीं, हाँ 24, 60 मिनट होंगी ना। तो 60 मिनट होती है 1 घंटे में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब 1 मिनट की मुझे क्षमता पता है इसकी, तो मैं यहाँ पर जो 1 मिनट की बताया तो मैं 24 मिनट की भी निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर 24 घंटे में कितना भरता होगा, 24 घंटे का डायरेक्ट निकालूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो यहाँ पर मुझे 6 लीटर अगर 1 मिनट में भरता है तो ये 1 घंटे में, तो इसमें मुझे 60 का भाग देना, 60 का गुणा करना पड़ेगा, ये 1 घंटे की आ गया। अब मुझे 24 घंटे का निकालना है तो यहाँ पे 24 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब इन तीनों का गुणा करूँगा तो आंसर आएगा 8640 लीटर। तो ये टंकी की क्या आ गई बताना? क्षमता आ गई। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर मुझे जिसकी जहाँ पर रेट दे रखी है 6 लीटर प्रति मिनट, उसी से पूरा काम कराना है। और जब इसका पूरा काम करने का समय निकल आएगा तो उसकी रेट से मैं पता कर लूँगा कि ये पूरा काम अगर 24 घंटे में कर रहा है तो ये 1 मिनट में अगर 6 लीटर भरता है तो 24 घंटे में इसने कितना भर दिया होगा, हम आराम से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन बोला गया है 2 व्यक्ति ये कार्य को 600 रुपये में करते हैं। पहला व्यक्ति इस कार्य को अकेले 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में
कर सकता है, लेकिन एक लड़के की सहायता लें तो ये 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पूरा काम करने का समय दे रखा है ए का, बी का, ए बी और सी का मिलाकर। ठीक है, तो क्या मैं पूरा काम आसानी से निकाल सकता हूँ? चलिए देखते हैं एक बार। ए पूरा काम को करता है 6 दिन में, बी पूरे काम को करता है 8 दिन में, ये तीनों मिलकर काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा एलसीएम आएगा वो 24 आएगा और पूरा काम 24 होगा। इसकी क्षमता 4 आएगी और इसकी क्षमता 3 आएगी और इनकी क्षमता 8 आएगी तीनों की मिलाकर। ठीक है, अब मुझे ये क्या करना है, यहाँ से मैं आराम से बता सकता हूँ कि ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता अगर 3 है, तीनों की 8 है, तो क्या सी की क्षमता 1 रही होगी? अगर ठीक है, और क्षमता के हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 600 रुपये बांटने हैं, तीनों की क्षमता मिलाकर 8 है और सी को बताने हैं कि जो बच्चा था, एक लड़का था, उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो उसकी क्षमता 1 है तो 1 के हिसाब से मिलेंगे। 8 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा बताना? 75 बार जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 75 रुपये बांट में आएंगे किसके? लड़के के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे सवाल की ओर। एक बार आप भी इसका सॉल्यूशन ट्राई करके देखें और जब आपको ना आए प्रश्न तब आप इसका सॉल्यूशन देखें। मैं 10,000 रुपये के एक हिस्से को साधारण ब्याज की 8% की दर पर और दूसरे भाग को 5% की दर पर निवेश करता हूँ। यह मुझे टोटल ब्याज जो मिलती है वो 688.25 रुपये मिलती है। तो 5% की दर पर जो राशि निवेश की गई है वो कितनी है? ठीक है, तो क्या मैं इसको, देखो वैसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल मेथड से बताता हूँ कि मान लो मैंने 5% की रेट पर x रुपये उठाए, 5% की रेट पर x रुपये उठाए, तो वो 1 साल की इतनी ब्याज बनी होगी मेरी। ठीक है, और मैंने बाकी पैसे कितने बचे होंगे? तो मैं ये करूँगा 10,000 में x रुपये जो पहले उठा दिए उनको माइनस कर दूंगा, तो बाकी इतने पैसे बचे होंगे। इनको मैं 8% की रेट से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों की ब्याज मुझे मिलाकर कितनी मिली है? तो मुझे मिली है 688.25 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लूँगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये तो हो जाएगा 5x ऊपर। ठीक है, 8 का गुणा x से करूँगा तो -8x आएगा, और 8 का गुणा में यहाँ पर 10,000 से करूँगा तो 80,000 आना है, प्लस का 80,000। और ये नीचे का जो 100 और 100 है ये एलसीएम लेके इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 688.25, क्योंकि पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 100 का गुणा करेंगे तो। और ये 80,000 जो था, इधर का 80,000 इधर पहुँचेगा, तो यहाँ तो माइनस के 3x बचेंगे, और तब जब तुम इसे माइनस करेंगे ना 80,000 को, तो ये तुम्हारा आएगा 12,175 समथिंग। देखो एक बार माइनस करके देख लेना। और 3 से जब मैं इसको जो करके घटा के आएगा 80,000 में से उसको काटूंगा, तो ये भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो आंसर आएगा 3,725। एक बार ये छोटी सी कैलकुलेशन आप ट्राई करके देख लेना कि 80,000 जब इधर मल्टीप्लाई करके आएगा और जब मैं इधर भेजूंगा 80,000 को, तो इस पूरी वैल्यू में से माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3 का भाग देंगे। 100% आंसर 3,725 आएगा। एक बार छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते। इतना तो कर ही सकते हो ना, छोटी सी कैलकुलेशन है, एक बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक ही मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 20% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य 48 रुपये का अंतर है, तो मूलधन बताइए। 3 साल के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है बताना? तो ये होता है D बराबर मूलधन R/100 की पावर 2 बटे 300 प्लस R बटे 100, ये होता है। अगर मैं यहाँ से मूलधन निकालूँ यानी P की वैल्यू निकालूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पहुँच जाएंगी? इधर पहुँचेंगी। तो जो P बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिफरेंस इंटू, डिफरेंस कितना मैं डायरेक्ट रखता हूँ 48। ये जो 100 था ये इसके स्क्वायर है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा। ठीक है, और एक बार ये वाला 100 भी आएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा जरा नीचे देखते हैं। R की वैल्यू अगर 20% है, R को यहाँ पे मैं 20% रखूँगा, तो 20 गुणा 20 2 बार लिखूँगा। ठीक है, और एक बार यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ रखूँगा 20, तो ये 300 में जुड़ के 320 आएगा क्या? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आंसर क्या आ रहा है।
तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये 3 जीरो नीचे के ऊपर के ये 3 जीरो से कैंसिल करता हूँ। ठीक, 16 × 48 होते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 बचा और ऊपर ये कितना है, ये 100 है। तो एक काम करो, पहले 2 से काट लो या फिर सीधा सीधा भाग देते हैं 8 का। देखो ऊपर बचेगा 3, कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे पीछे, और 8 का भाग देते हैं तो 8 से 24 होते हैं, 6 बचे। अंक उतारा इस जीरो का, 8 7 56 होते हैं, 4 बचे, 8 5 40 होते हैं। क्या बताइए 375 रुपये इसका आंसर आएगा क्या? तो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक बार आप सभी भी इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहें, थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट लेवल के आप कह सकते हो। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 70% सामान अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वह अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है, तो उसका टोटल लाभ बताइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, चलो इसमें कुछ मानना पड़ेगा आपको। आपको कॉस्ट प्राइस जो है एक सामान की 100 रुपये माननी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एमपी जो होगा यानी मार्केट प्राइस एक सामान का कितना हो जाएगा, 40% अधिक यानी 140 हो जाएगा। अब मैं अगर कहूँ कि अगर टोटल सामान जो था हमारा, उसकी अगर मैं मात्रा जो है 10 सामान मान लूँ पूरा, कि 10 वस्तु थी टोटल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी वस्तुएं जो 10 हैं उनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। तो एक वस्तु अगर 100 रुपये की है, ऐसी 10 वस्तुएं हैं, तो क्या वो 1000 रुपये की आई होंगी? ठीक है, 1000 रुपये की आई होंगी। अब मैं काम करता हूँ बेचने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 70% सामान बेचा, तो 10 पूरी वस्तु थी, 70% कितना हुआ, 7। तो 7 वस्तु मैंने कितने की बेच दी होंगी, 140 रेट है ना, एमपी पे ही बेची हैं। 70% सामान मैंने अंकित मूल्य पर ही बेचा है। अंकित मूल्य कितना मैंने किया है, तो मैंने किया है 140 रुपये। तो जब मैं 7 वस्तुओं को 140 की रेट से बेचूंगा, तो क्या मैंने ये सारी चीज़ें 980 की बेच दी होंगी, 14 सत्ते 98 होते, 980 रुपये की बेच दी होंगी। अब मेरे पास 3 वस्तुएं बची बेचने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने 40% का डिस्काउंट भी दिया। तो मार्केट प्राइस था 140, उस पर मैं 40% का डिस्काउंट दूंगा, तो क्या मैं 60% कीमत लूँगा उसकी? ठीक है, तो मैं जीरो से ये जीरो काट दूंगा, 14 से कम 84, तो एक वस्तु में अब 84 की बेचूंगा, तो 3 वस्तु कितने की बिकेंगी, तो 84 गुणा 3 करके मैं निकाल लूँगा, 84 गुणा 3 करके निकाल लूँगा। तो ये वस्तुएं जो हैं वो बिकेंगी 252 रुपये की। तो टोटल वस्तु मैंने 10 वस्तु खरीदी थी 1000 रुपये की, देखिए यहाँ पर सीपी था, और 10 वस्तुएं मैंने बेच कितने की दी, तो 10 वस्तुएं मैंने बेच दी 980 प्लस 252 की, यानी कि टोटल वस्तुओं का जो एसपी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1232 रुपये। ठीक है, मैंने खरीदी थी 1000 की, बेच दी 1232 की, तो क्या मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ? कितने का प्रॉफिट हो गया? 232 का प्रॉफिट हो गया। अगर पूछा जाए कि इसी प्रॉफिट को आपको परसेंट में बदलना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 232 को ऊपर रखूँगा, 1000 को नीचे रखूँगा, 100 का गुणा कर दूंगा, यानी सीपी हमेशा नीचे आती है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक 10 बचेगा, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आएगा 23.2। 23.2% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, और 23.2 100% ऑप्शन में होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई ट्रिक का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे गणित को मजबूत बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है कि कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे गए। सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया जाए, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए एक बार है ना, इसे मैं अपनी तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं सबसे पहले सीपी कोशिश करता हूँ। इसने बोला गया है कि 100 रुपये में उसने 11 की रेट से कुछ सामान खरीद लिया, और उसने 100 रुपये में 9 की दर से और सामान खरीद लिया, पर जो सामान खरीदा गया दोनों दुकानों से वो समान मात्रा में खरीदा गया। क्या मेरे सवाल में ध्यान से देखेंगे, क्या ये मात्रा समान है? नहीं है। तो यहाँ 11 खरीदी या 9 खरीदी, दोनों को अगर समान बनाऊंगा, तो इसमें मैं 9 का गुणा करूंगा, इसमें मैं 11 का गुणा करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9 का गुणा 100 में भी होगा इधर, तो मैं कह सकता हूँ कि 900 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, तो 11 निम 99।
और मैं ये कह सकता हूँ कि इधर 1100 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, तो यहाँ भी इसने 99 खरीदी, क्योंकि दोनों जगह से सामान खरीदी और सामान बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल मिला के 2000 रुपये में उसने 198 वस्तु खरीदी। ठीक है, 99 दो दुकान से 198। अब उसने सभी वस्तुओं को बेच दिया। अब एक बात बताइए, 198 खरीदी है तो 198 बेचनी पड़ेंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर देखना कि 2000 रुपये की उसने कितनी वस्तु खरीदी, 198, लेकिन उसने बेची कितनी है, तो उसने बेची है 100 रुपये में। किसकी, कौन सी रेट से, 100 रुपये में उसने 10 वस्तु की रेट से बेची है। अब एक बात बताइए कि जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी ही तो बेचेगा, लेकिन यहाँ तो वस्तुएं समान है ही नहीं। तो क्या मुझे वस्तुएं समान बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा, इसमें 198 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कि उसने 20,000 रुपये में, क्योंकि 10 का गुणा इधर भी तो होगा, 20,000 रुपये में उसने 1980 वस्तु खरीदी होगी। और यहाँ पर 19,800 में उसने सभी वस्तुएं 1980 बेच दी होंगी। तो उसे बताइए फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया। क्लियर दिख रहा है, 2000 की खरीदी, 19,800 की बेच दी, तो उसे 200 रुपये का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को अगर परसेंट में बदलना है तो सीपी नीचे आएगा और गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो बताइए क्या 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है कि नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से 2 कट गया, एक पर वैल्यू बची और एक ये परसेंट में आएगी वैल्यू, और ये हानि को दर्शाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरे लेन देन में 1% की हानि हुई है। मेरा ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सी, उसने मेज़ों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, ये उसका कुल लाभ 300 रुपये था, तो टेबल की कुल लागत क्या थी। अब देखिए इसने एक इक्वेशन बनाते हैं कि 6 टेबल और 12 कुर्सी मिलाकर उससे पड़ी कितने की, 12,000 की। ये तो होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, और उसने क्या किया, बेचने का नंबर लगाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 6 टेबल जो थी उसने 15% लाभ पर बेची, तो उसे 15% लाभ मैंने 6 टेबल का निकाला। तो मैं टी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। टी क्या है, एक टेबल की कीमत है। टी अगर एक टेबल की कीमत है तो 6 टेबल की कीमत कितनी होगी, तो 6 का गुणा किया मैंने, देखो इधर भी। अब 6 टेबल की कीमत है, 15% का लाभ क्या, इतना ही होगा। और अगर 12 कुर्सियाँ हैं और उन पे 10% की हानि हुई है, तो 12 कुर्सियों का 10% करूँगा तो क्या मुझे इतनी हानि हुई होगी। और लाभ को अगर मैं हानि से माइनस कर दूंगा तो ओवरऑल मेरे को 300 रुपये का लाभ हुआ होगा, जो सवाल में बोला गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 5 से काटता हूँ, 5 × 15, 5 दूनी 10, 20 बार। 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 से ये कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं इसे 3 बार, 2 से इसको 10 बार काट लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 0 से 0 काट लेता हूँ। तो मुझे बताइए, यहाँ भी नीचे 10 बचेगा, ऊपर भी नीचे 10, यहाँ भी नीचे 10 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 नीचे सेम है, तो ऊपर बचेगा 3T, यहाँ बचेगा 12C, और ये 10 एलसीएम वाला इधर आ जाएगा। क्या ये 3000 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन नज़र आ रही हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए प्लस बार है, यहाँ माइनस बार है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो 6T और 3T इधर 9T हो जाएगा क्या, और 12C से ये 12C कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़कर आएगा 15,000। ठीक है, तो 9 टेबल की कीमत 15,000 है। 9 6 3 9, 9 टेबल की ये 3 बचेगा यहाँ पे, या 9 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, ये 5 से 3 बार कटा था, यहाँ 9 बचेगा। एक सेकंड, गलती ये हुई है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 तरह यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, ऊपर 6, तो 9 6 टोटल मिला के 15 हो जाएगा ये। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ये, एक सेकंड रुकना, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर 6t है और 3 का 9t है, तो 9 6 कितना हो गया यहाँ पर 15t हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मिटा के मैं 15t लिखता हूँ। 15 टेबल की कीमत 15,000 है, तो एक टेबल की कीमत बताइए क्या 1,000 रही होगी। अच्छा, तो उसने पूछा है कि बताइए टेबल की लागत कीमत क्या थी, तो मैंने टी मानी थी और वो कितनी आ गई 1,000 आ गई। तो कितनी टेबल की कीमत बतानी है, 6 टेबल की कीमत कितनी रही होगी। 6 टेबल उसने शुरू में खरीदी थी, तो 6 टेबल की कीमत 6,000 रही होगी। तो आखिर में आंसर क्या देना है 6,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन टिक लगा देंगे, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। और देखिए 9वें क्वेश्चन में बोला गया एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। अगर ये एसपी है 492, तो मैं क्या यहाँ से डिस्काउंट दिया है, तो क्या यहाँ से मैं मार्क्ड प्राइस निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि ये बेचने वाली कीमत है और डिस्काउंट 18% है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि 100% का डिस्काउंट रहा होगा, 100% अगर एमपी रहा होगा तो मुझे एमपी निकालना है। 18% का डिस्काउंट दिया होगा, तो क्या ये 18% निकाल दें तो क्या ये 82 की वैल्यू रही होगी 492। अगर 492 जो 82 की वैल्यू है, भाई एक बात बताइए, एमपी को मैं अगर 100 रुपये मान लूँ और एमपी पे मैं 18% का डिस्काउंट दे दूँ, तो मैं बेचूंगा ना सामान को 82 का, है ना। अगर मैं 82 का यहाँ पर बेच रहा हूँ सामान को, या मैं 492 का बेच रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता 82 कीमत जो है परसेंट में कितनी 492। तो मैं एमपी यानी 100% की कीमत निकालूंगा, तो 492 में 100 का गुणा करूंगा या नहीं करूंगा, और 82 का भाग दूंगा। यही तो मैं कर रहा हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस क्लास है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती इन क्लासों में, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, एक सेकंड इसे रफ कर लूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा अगर, तो मेरी जो एमपी कीमत है 82 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, सॉरी 2 2 12 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो मेरी एमपी है वो कितनी आएगी 600 रुपये निकल आएगी। अब वो कह रहा है कि मैं डिस्काउंट ना दूँ कोई, अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो बताइए जो मार्क्ड प्राइस है क्या वही सेलिंग प्राइस हो जाएगी 600 रुपये, ठीक है। फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो एक बात बताइए उसकी सीपी क्या रही होगी, उसने खरीदा कितने का रहा होगा। तो एक बात बताइए 20% को क्या बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं कि नहीं बोलते। 20% का लाभ हुआ है तो नीचे सीपी होगी, 1 का लाभ हुआ होगा। तो उसने बेचा कितने का होगा 6 का। तो मैं कह सकता हूँ 6 यूनिट जो हैं वो सवाल में 600 के बराबर है। तो 1 यूनिट 100 के बराबर होगी, तो 5 यूनिट जो सीपी है मेरा ये वाला, और ये मेरा प्रॉफिट है ऊपर वाला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीपी और प्रॉफिट मिला के एसपी बने, 6 यूनिट बने, सवाल में 600 का बेच रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी सीपी, तो 500 रुपये रही होगी। उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो मैं कहूँगा 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था, ठीक ठाक लेवल है सवालों का। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सीपी लिखूंगा मैं, यहाँ पर एसपी लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सीपी को अगर 100 रुपये मान लूँ और उसने 12% लाभ पर बेचा, तो उसने पता ये शुरू में 112 का बेचा होगा। यदि का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना। अगर वो 12% कम में खरीदता, तो 12% 100 में अगर 12% में कम कर दूँ, यहाँ पे 12% या 100 में कम कर दूँ, तो क्या बताइए वो 88 का खरीदेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अब उसे यहाँ से लाभ हो रहा है 27% का। अगर वो उसे यहाँ पर 27% का लाभ हो रहा है, तो 88 में आप 27% का लाभ कमाएंगे, तो ये निकल कर आएगा 111.76। आप कैलकुलेट कर लेना। तो पहले से जो एसपी था वो कितना बढ़ गया, 0.24 बढ़ गया, ठीक है। बढ़ा या कम हुआ है, सॉरी कम हुआ है 0.24, है ना। तो आप कहेंगे कि इधर जो है 9 रुपये कम में बेच रहा है पहले से, और यहाँ पर 0.24 में कम में बेच रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 0.24 जो है यूनिट जो है वो 9 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो मुझे 100 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है, यानी सीपी निकालना है, 100 यूनिट कितना रहेगा, तो आप एक काम करना कि 9 में 100 का तो गुणा करना और 0.24 का भाग दे देना,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3750 रुपये। तो आपका सीपी जो था वो कितना था, 3750 रुपये। कल की वीडियो में थोड़े से इजी लेवल के सवाल थे, आज की वीडियो में थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल थे। मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल तो कराने ही चाहिए। एग्ज़ाम का जो लेवल है जो थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से, उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार क्वेश्चन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।